हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम कर रहे हैं एक बहुत ही फेमस पोएम जिसका नाम है टू ए स्काई लार्क, जिसे लिखा है पीबी शैली ने। पोएम स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हम पोएट की बायोग्राफी जान लेते हैं। पीबी शैली का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 अगस्त 1792 वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड में। उनकी डेथ हुई थी 8 जुलाई 1822 ऑन द गल्फ ऑफ स्पीजिया में उनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि वो 30 साल तक वो उनकी जो जीवन था वो करा, यानी कि बहुत छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके पेरेंट्स हैं सर तिमोथली शैली, उनकी माता जी हैं एलिजाबेथ पिलफोर्ड, और शादियाँ उन्होंने 2 शादियाँ की थी, हैरिट वेस्टब्रुक एंड मैरी गॉडविन। एजुकेशन उन्होंने शियन हाउस एकेडमी एंड एटन कॉलेज से की थी। ऑक्यूपेशंस जैसे कि आप जानते हैं कि वो रोमांटिक पोइट ऑफ यंगर जनरेशन्स के थे। वो ड्रामा भी लिखते थे, एस्से भी लिखते थे और साथ के उनके कुछ नॉवेल्स भी लिखे हैं। लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करें तो वो रोमांटिज़म से संबंधित थे, रोमांटिज़म्स के फेमस एक पोइट थे। इम्पोर्टेंस पोइट्स की बात की जाए तो शैली ने अब फर्स्ट अपना पब्लिकेशंस की थी गॉथिक नॉवल से, जिसका नाम था जेस्टोरोजी, जो 1810 में लिखा गया। यस, वो थे पोइट, पर उनका जो पहला था वो गॉथिक नॉवल था। विल कंपोजिंग द फॉलोइंग वर्क शैली द पीटरलू मैस्कियर, यानी कि वो उनके जो वर्क पे पीटरलू का जो मैस्कियर हुआ था वो अगस्त 1819 में, उसका उनके काफ़ी असर पड़ा उनके वर्क पे, जो था द मैस्की ऑफ एनार्की, प्रोम्यूथ अनबाउंड, इंग्लैंड इन 1819 एंड और टू द वेस्ट विंड। ये पोइम्स पे हमें पता चलता है कि वो कितने पीटरलू जो मैस्कियर होते हैं उससे अफेक्ट थे। उन्होंने साथ ही प्रीफेस भी लिखा था अपनी वाइफ के नॉवेल्स के लिए। फ्रैंकेस्टीन्स जो था उसके लिए जो प्रीफेस लिखा गया था वो पीबी शैली ने ही लिखा था। उनके मेजर वर्क की बात की जाए तो द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, एलेस्टर ऑफ स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, प्रोम्यूथ अनबाउंड, ए लिरिकल ड्रामा इन 4 एक्ट। ये तीनों ही क्वेश्चंस पीजीटी में पूछे गए हैं कि ये वर्क्स किसके थे। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, द डिफेंसी ऑफ पोइट्री, एडोनिस, द पेस्टोरल एलिजी ऑफ डेथ ऑफ किड। ये किड्स के लिए जब किड की मृत्यु हो गई थी, जब वो इन्होंने पीबी शैली ने लिखा था एडोनिसस। और टू द वेस्ट विंड, ये हमारे कोर्स में भी है। और ये एक और सेंसी, ए ट्रेजेडी इन 5 एक्ट, द क्लाउड, द विच ऑफ एटलस और टू द वेस्ट विंड। और भी काफ़ी सारी पोएमें हैं इनके लिए, जो काफ़ी, पर मेन यही पोएमें बार बार उनसे पूछी जाती हैं। ऐसे तो बहुत सारा वर्क है उनका। अब हम कुछ पोइम्स के बारे में जान लेते हैं कि ये पोइम लिखी गई थी बसंत में, 1820 के बसंत में, और ये रिप्रेजेंट करती है शैली के थॉट्स और स्टाइल को। ये 21 स्टैंजा की एक पोएम है, जो 5 लाइनें, हर 21 स्टैंजा है और हर में 5 लाइनें हैं। पहली जो फर्स्ट 4 लाइन इन ई स्टैंजा ट्रोचिक ट्रीमीटर और 5 लाइन इज़ एलेक्जेंड्रियन है, जो आइम्बिक हेक्सामीटर्स में है। और साथ ही थॉमस हार्डी थे, उन्होंने भी ये इसके ऊपर एक पोएम लिखी है जिसका नाम था शैलीज स्काई लार्क। और राइमी स्कीम है इस पोएम की A B A B B। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन इसका पोएम को हम देखते हैं। हेल टू दी ब्लाइड स्प्रिट, यहाँ पर जो पोइट कहता है कि तुम्हारा वेलकम है, तुम्हारा स्वागत है, हसमुख स्प्राइट, यानी कि आनंदित और जिंदा दिल स्प्राइट। तो स्प्राइट किसको कहा गया? ये स्काई लार्क को कहा गया है। बर्ड थू नेवर वर्ड, यानी कि चिड़िया तो तुम कभी थी ही नहीं। यू नेवर वर्ड मतलब कभी तुम चिड़िया नहीं थी। चिड़िया से बढ़ के स्प्रिट बता रहा है, उसे एक जिंदा दिल आत्मा बता रहा है। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, यानी कि जब बर्ड तो है नहीं वो, तो वो एक आनंदित स्प्रिट है, क्योंकि पहले ही बता चुका है। तो वो कह रहा है कि तुम तो स्वर्ग से आई हुई हो, या लगती है स्वर्ग नहीं तो उसके आसपास से आई हो, लगता है हेवन से ही हो, हेवन या नियर इट्स, उसके आसपास से आई हुई हो। पोरस दाई फुल हर्ट, पोरस का यहाँ पे मतलब प्योर है, प्योर की फॉर्म में है। और तुम्हारा जो दिल है ना, वो पूरी तरह से पवित्र है, प्योर है, उससे भरा हुआ, पवित्रता से तुम्हारा दिल भरा हुआ है। यहाँ पोइट ये कहना चाहता है। नेक्स्ट लाइन में, इन परफ्यूज स्ट्रेन ऑफ
अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट का मतलब होता है पहले से सोचा हुआ, जैसे कि। और स्ट्रेन का मतलब होता है अथक प्रयास। अब यहाँ पर इस लाइन में पोएट कहता है कि और तुम्हें इतना सुंदर गाना गाने के लिए ना इतनी अधिक अथक प्रयास या प्रिपरेशंस नहीं करनी पड़ती, अनजाने में ही तुम इतने मधुर गीत गाती हो। तो पहले इस स्टैंजा में पोइट ने इसे स्पिरिट कहा है और चिड़िया नहीं माना है, साथ ही कहा है कि तुम क्या स्वर्ग से आई हो या स्वर्ग के आसपास से आई हुई हो। और फिर वो बता रहा है कि जब तुम स्वर्ग से आई हो तो तुम्हारा दिल जो बहुत पवित्र है और तुम बहुत सुंदर गाना गाती हो, लेकिन लगता है कि उस सुंदर गाने को गाने के लिए तुम्हें कोई अथक प्रयास या प्रिपरेशंस नहीं करनी पड़ती, तुम अनजाने में ही ऐसे मीठे गाने गा देती हो, यानी कि बिना कोई एफर्ट्स के ही तुम्हारे मुंह से इतने अच्छे गाने निकलते हैं, लगता है कि तुम्हारा दिल बहुत ही पवित्र है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है, हायर स्टिल एंड हायर, तुम तो ऊंची और ऊंची, यानी हायर और हायर है, तुम तो ऊंची और ऊंची उड़ती ही चली जाती हो। फ्रॉम द अर्थ टू स्प्रिंगेस्ट, यानी कि कहाँ से, धरती से आसमान की तरफ। ऊंची और ऊंची कहाँ से उड़ेगी, क्योंकि धरती से उड़ान स्टार्ट करेगी वो, धरती से आसमान की तरफ तुम उड़ती ही चली जाती हो, यानी अर्थ टू स्प्रिंगेस्ट। लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, कैसी, जैसे क्लाउड ऑफ फायर, मतलब क्लाउड क्या होता है, धुआं होता है, तो इसलिए कह रहा है जैसे क्लाउड ऑफ फायर धुएं की तरह धरती से आसमान की तरफ जाता रहता है ना, जैसे धुआं मतलब बादल ऐसे लगता है कि आसमान की तरफ जा रहे हैं, तो वैसे ही तुम क्लाउड ऑफ फायर की तरह धरती से आसमान की तरफ जाती रहती हो, वैसे ही बादल जाते हैं वैसे ही तुम भी जाती रहती हो, इसलिए लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर कहा है इसमें। द ब्लू डिप थ्रू विंगेस्ट, अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे ब्लू डिप वो कोई समुंदर नहीं है, ये आसमान के लिए, नीले आसमान के लिए यहाँ पर ये पोइट ने मेंशंस किया है। वो कहता है कि और इस गहरे नीले आसमान में तुम उड़ती ही चली जाती हो, क्योंकि यहाँ पे उड़ने की बात करा, ऊंचा और ऊंचा, तो हाईएस्ट, विंगेस्ट मतलब पंखों से, तुम इस गहरे आकाश में अपने पंखों से उड़ती ही चली जाती हो। एंड सिंगिंग स्टिल डॉस्ट सॉर एंड शोरिंग एवर सिंगेस्ट, शोर का मतलब होता है यहाँ पर कि ऊंची उड़ान जो भरता है, ऊंची उड़ान भरने वाले को यहाँ पर शोर कहा गया है। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि और वो स्काईलार्क पक्षी गाते हुए उड़ रहा है और उड़ते हुए गा रहा है। एंड सिंगिंग स्टिल डॉट्स शोर, मतलब वो ये नहीं पता चल रहा है कि वो उड़ते हुए गा रहा है या गाते हुए उड़ रहा है, लेकिन वो काफ़ी खुश है और इस तरीके से हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि वो गा रहा है या उड़ रहा है, किस में ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है। तो ये थी सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में क्या कह रहा है कि बहुत तुम ऊंचे उड़ते जा रहे हो, धरती में आसमान की तरह उड़ते जा रहे हो, तो फिर उसने कंपेयर करा लाइक क्लाउड की तरह, यानी कि जैसे धुआं आसमान से धरती की तरफ जाता है ना, वैसे ही तुम क्लाउड ऑफ फायर की तरह उड़ रहे हो। और फिर कहता है कि तुम तो इस ब्लू डिप मतलब नीले आकाश में उड़ रहे हो, और फिर तुम तो गाते हुए या उड़ते हुए या गाते हुए किस तरीके से तुम उड़ रहे हो ये बता रहा है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में कहता है कि इन गोल्डन लाइटिंग ऑफ सन। अब यहाँ पर पोइट कहता है कि इन गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सन, मतलब सन जो होता है ना, सूरज है। अब सूरज कैसे, जब गोल्डन कह सकता है जब डूबता होता है, संकन लिखा हुआ डूबते हुए, ढलते हुए, तो डूबते हुए सूरज या सन की गोल्डन सुनहरी किरणों में तुम उड़ रही हो। अभी तो आसमान की बात थी, नीचे आ गया कि जब सूरज डूबता है तो हर तरफ हम देखते हैं ऑरेंजेस, या यहाँ पे इस पॉइंट का गोल्डन, तो गोल्डन तरीके से लगता है, तो तुम उस गोल्डन डूबते हुए सूरज की ऐसा लग रहा है कि तुम गोल्डन हो गई और सुनहरी किरणों में तुम उड़ रही हो। ओवर विच क्लाउड आर ब्राइटनिंग, अब क्या हो रहा है, और ऊपर जो बादल है ना वो डूबते हुए सूरज की रोशनी की वजह से चमक रहे हैं, गोल्डन जैसे दिख रहे हैं, इसलिए इसने कहा है ना ब्राइटिंग, चमक रहे हैं। तो जब सूरज की रोशनी सुनहरी किरणें पड़ रही हैं तो बादल भी सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं। थाउ डॉस फ्लॉट एंड रन, अब आगे वो कहता है कि थाउ डॉस फ्लॉट एंड रन, तो तुम तो अभी तो जैसे कि सूरज की रोशनी से बादल चमक रहे हैं, तो अब वो कहता है कि तुम तो आसमान में बिना किसी अधिक मेहनत के उड़ती ही चली जा रही हो, यानी कि फ्लॉट और रन, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम फ्लॉट कर रही हो, रन कर रही हो बिना किसी एफर्ट के, कोई एफर्ट नहीं लगा रही है, ऐसे लग रहा है तुम तो बिना अधिक मेहनत के उड़ती ही चली जा रही हो।
लाइक एन अनबॉडीज जॉयज वॉज रेस इज जस्ट बिगिन। तो ये अभी बताया कि क्यों वो कह रहा है कि तुम तो ऐसी दिखाई देती हो जैसे तुम्हारा कोई शरीर ही नहीं हो, तुम्हारा शरीर हो ही नहीं। तुम में इतनी एनर्जी है कि तुम थकती ही नहीं हो। ऐसा लगता है जैसे अभी ही तुमने उड़ना शुरू किया है। अनबॉडीज़ का मतलब जैसे कि बता दिया आत्मा। तो अभी ऊपर वाली लाइन में जैसे बताया था कि आसमान में बिना किसी अधिक मेहनत के उड़ती हो, अब वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है क्यों, क्योंकि वो मानता है कि उसका तो कोई शरीर ही नहीं है, उसकी तो कोई आत्मा ही नहीं है। जब तुम्हारा शरीर नहीं, आत्मा नहीं है, तो तुम ऐसे लगती हो जैसे बिना मेहनत के, बिना किसी एफर्ट्स के उड़ रही हो। और तुम में इतनी एनर्जी है कि तुम थकती ही नहीं। इसलिए उसको पहले भी उसने स्पिरिट कहा था, अब अनबॉडी कह के उसने कंफर्म कराया कि वो स्पिरिट ही इसको कह रहा है, आत्मा ही इसको कह रहा है। अब स्टेंजा 4 में द पेल पर्पल इवन, जो इवन का यूज़ है वो इवनिंग के लिए कहा गया है। अब वो कह रहा है कि पेल पर्पल शाम, है ना, ईव मतलब इवनिंग हो गया। ये ढलती हुई पेल पर्पल शाम, या कह सकते हैं पेल जलती हुई शाम, ढलती हुई, या पेल जाती हुई शाम भी कह सकते हैं। तो ये ढलती हुई पेल पर्पल शाम या जाती हुई शाम। मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट। अब यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी जो उड़ान है ना, उसके आगे मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। यानी कि जाती हुई शाम तुम्हारी उड़ान के आगे, तुम्हारी ऐसी ब्रेव उड़ान के आगे पिघल रही है, मेल्ट हो रही है। लाइक ए स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन की रोशनी में। ब्रॉड डे लाइट दिन की जो रोशनी होती है, माने कि कैसे कि दोपहर जैसी पूरी रोशनी। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम उस हेवन यानी उस स्वर्ग के तारे, स्टार की तरह हो, जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन रहता आसमान में ही। क्यों? क्योंकि ब्रॉड डे लाइट है तो दिन की रोशनी है, तो रहता तो तारे वही हैं, जब दिन की रोशनी में मुझे हमें दिखाई नहीं देती। तू आर्ट अनसीन बट येट आई हेयर दाई श्रिल डिलाइट। उस तारे की तरह मैं तुम्हें देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी मधुर आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। तो वो कह रहा है कि जैसे कि भाई तारा होता है, वो होते तो वही हैं लेकिन दिन की रोशनी में हमें दिखाई नहीं दे रहा, वैसे ही तुम भी इतनी ऊपर उड़ती जा रही हो कि वो हमें दिखाई तो दे नहीं रही, लेकिन तुम्हारी जो आवाज़ है, जो मधुर गाने, वो हमें सुनाई दे रहे हैं। उससे हम ये गैस कर सकते हैं कि भाई तुम हमारे आसपास ही हो, यहीं उड़ रही हो। तो इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें देख तो नहीं पा रहा, लेकिन तुम्हारी जो मीठी आवाज़ है, मधुर आवाज़ है, मैं उसको, मुझे वो सुनाई दे रही है। अब नेक्स्ट स्टेंजा 5 स्टेंजा में पोइट क्या कहता है यहाँ पे, यानी कि इन अलग अलग स्टेंजा में पोइट ने अलग अलग तरीके से स्काई लार्क को कंपेयर करा, इसलिए अलग अलग स्टेंजा में आपको एक अलग एक्सप्लेनेशन इसकी मिलेगी। कभी वो क्लाउड से, कभी उसको स्प्रिट से, कभी उसको धुएं से कंपेयर कर रहा है। ऐसे में हर में ही एक कंपेरिजन करा गया, इतनी ब्रिलियंट तरीके से कंपेयर करा गया हर चीज़ के साथ स्काई लार्क को। कीन एज द एरो, तुम्हारी जो आवाज़ है ना, एरो की तरह है, तीर की तरह, बहुत ही शार्प है, बहुत ही नोकीली है। यानी कि जैसे तीर नोकीला होता है ना, वैसे ही तुम्हारी आवाज़ भी नोकीली है, जो काफ़ी दूर से और कानों को ऐसे पता चल जाता है कि काफ़ी दूर से तुम गा रही हो, जो हमारे पास आ जाती है उस तीर की तरह, यानी कि इतनी शार्प है। Of that silver spear whose intense lamp narrows in the wide dawn clear। अब यहाँ पर कहता है कि चांद की रोशनी दिन के उजाले के कारण दिन में कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वह आसमान में ही रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि दिन में आपको चांद दिखता है, कि पर चांद की रोशनी दिखती है? नहीं दिखती ना। क्यों? क्योंकि जो धूप है, जो सूरज है, उसकी रोशनी की वजह से हम उसको नहीं देख पाते। तो इसलिए उसने कहा ऑफ सिल्वर स्पेयर वॉज इंटेंस लैम्प नैरो इन द वाइट डॉन क्लियर। यानी कि चांद की रोशनी दिन के उजाले के कारण दिन में कम हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वो आसमान में रहती है। वो उतनी ही रोशनी देता है चांद जितनी रात को देता दिन में, लेकिन रोशनी के कारण हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि सूरज की रोशनी उससे ज़्यादा है। अनटिल वी हार्डली सी वी फील दैट इट इज़ देयर। हम चांद के उजाले को दिन में देख नहीं पाते, लेकिन हमें यह पता होता है कि चांद आसमान में ही है। इसलिए वो कह रहा है अनटिल वी हार्डली सी, हम मुश्किल से ही उसको देख पाते हैं। वी फील इट इज़ देयर, क्योंकि हमें दिख रहा है, हम फील कर सकते हैं कि वो वहाँ पर है।
इसलिए क्यों, सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है तो हम उसको फील ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करा है कि उस चाँद की तरीके से उसको कंपेयर कराया स्काई लार्क को, जो दिन की सूरज की रोशनी की वजह से अपनी उस तरीके की चमक तो नहीं दिखा पाता चाँद, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं कि वो आसपास है। तो वैसे ही स्काई लार्क को भी पोइट कहता है कि हालांकि मैं तुम्हें देख तो नहीं पा रहा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ जो तीर की तरह शार्प है वो हमें एहसास करा रही है कि चांद की तरह तुम दिन में भी हो, यानी कि हमारे आसपास ही हो। अब नेक्स्ट स्टैंजा में, 6th स्टैंजा में क्या कहता है पोइट, ऑल द एयर, ऑल द अर्थ एंड एयर, वाई दाई वॉइस इज लाउड, यानी कि धरती अर्थ हो गया और एयर हो गया हवा, यानी कि तुम्हारी आवाज़ इतनी अधिक लाउड है कि वो धरती से आसमान तक सभी तरफ सभी जगह सुनाई दे सकती है। इसने कहा ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज लाउड, यानी कि तुम्हारी कितनी तेज़ आवाज़ है कि धरती से आसमान तक इतनी इतनी, पिछले में तो तीर की तरह कहा था, इसमें कहा इतनी लाउड आवाज़ है तुम्हारी। अब नेक्स्ट लाइन में कहता है एज वह नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लॉन्ली क्लाउड द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लो। अब यहाँ पे वो डिस्क्राइब करता है कि जब रात के समय आसमान बिल्कुल साफ होता है, केवल एक ही बादल दिखाई देता है, ठीक है, तो इसने कहा वह नाइट इज़ बेयर, मतलब बेयर का मतलब होता है साफ साफ, जब रात होती है तो, और आसमान बेयर मतलब बिल्कुल साफ़ होता है, फ्रॉम वन लॉन्ली क्लाउड, यानी कि क्या होता है सिर्फ एक बादल ही दिखाई देता है। वैसे ही आसमान में एक स्काई लार्क बर्ड है, और जैसे चांद हर जगह अपनी रोशनी बेचकर अपने को राजा दिखाता है, उस रोशनी के आधार पर राज करता है, यानी कि चांद हर जगह अपनी रोशनी फैलाकर राज करता है, चांद ने हेवंस को भी अपनी रोशनी से ओवरफ्लो कर दिया है, इतनी रोशनी से। वैसे स्काई लार्क ने अपने इस गाने से पूरे संसार को ओवरफ्लो कर दिया है। तो इस स्टैंजा में क्या कहा, इस स्टैंजा में पोइट कह रहा है कि वो जैसे चांद की रोशनी इतनी ब्राइट होती है कि वो पूरे धरती को, धरती या हर जगह हेवंस तक, स्वर्ग तक पहुंचती है, वैसे ही जो स्काई लार्क है वो भी अपने गाने की वजह से, जैसे चांद अपनी रोशनी से पूरी जगह राज करता है, तो वो भी अपनी उससे अपनी शार्प आवाज़ से, तीर जैसी आवाज़ से हर जगह पहुंचकर लाउडली धरती से लेकर आसमान तक हर जगह राज करती है। इतनी कंपेयर किया गया है चांद की रोशनी और उसको स्काई लार्क की आवाज़ को। अब नेक्स्ट 7th स्टैंजा में कहता है कि व्हाट टू आर्ट वी नो नॉट, यानी कि तुम क्या हो, व्हाट दो का मतलब है यू आर्ट, वी नो नॉट, तुम क्या हो, तुम कैसी दिखती हो, यह तो हमें पता ही नहीं है, हम तो इसके बारे में जानते ही नहीं तुम कैसी हो, क्योंकि किसी ने रियल में देखा ही नहीं। अभी तो पिछले में बता रहा ना कि तुम हो नहीं फिर भी हम एहसास कर सकते तुम हमारे आसपास हो, तो अब वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि तुम क्या हो, तुम कैसी हो, दिखाई तो देती ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं, कि हम जानते ही नहीं कि तुम कैसी हो। व्हाट इज़ मोस्ट लाइक दी, यानी कि किस चीज़ से हम तुम्हारी तुलना कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइक दी, यानी कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो हम तुम्हारी उससे कंपैरिजन कर सकें, यानी कि कोई चीज़ है नहीं जो तुम्हारे कंपेयर हम उससे चीज़ से कर सकें। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी एज फ्रॉम दाई प्रेजेंट शावर ए रेन ऑफ मेलोडी। रेन मतलब रेनबो तो आपको पता ही है इंद्रधनुष होता है, तो वो कहता है कि रेनबो रूपी जो क्लाउड है, जो बादल हैं, उनसे जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, उसमें भी तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। तुम्हारी जो प्रेजेंस है, जो उपस्थिति है, वो उपस्थिति में रेन ऑफ मेलोडी नीचे आते हैं। जो स्काई लार्क तुम्हारा गाना है ना, तुम्हारे गाने की तुलना, कंपैरिजन किसी से भी नहीं की जा सकती, यानी कि तुम्हारा कैसा गाना, रेन ऑफ मेलोडी भी तुम्हारी प्रेजेंस में नीचे आ जाता है, एट देयर प्रेजेंस शावर ए रेन ऑफ मेलोडी। तो इस लाइन को फिर दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कि इंद्रधनुष के रूप के जो बादल होते हैं, उनसे जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, तुम उसकी तुलना, यानी कि वो इतना खूबसूरत होता है, उससे भी तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। तुम्हारी प्रेजेंस, उपस्थिति में ही रेन ऑफ मेलोडीज़ नीचे आते हैं, जो स्काई लार्क
यानी कि कंपेयर करें तो तुम्हारा गाने से भी उसको कंपैरिजन्स नहीं किया जा सकती। मतलब इतनी खूबसूरत चीज़ है, उसके आगे भी तुम्हारी जो आवाज़ है वो कुछ उनके वो कहीं ज़्यादा है, और वो जो इतना अच्छा खूबसूरत दृश्य है रेनबो क्लाउड्स का, रेन ऑफ मेलोडी का, वो उसके आगे कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 8 में पोइट कहता है कि लाइक ए पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट्स सिंगिंग hymns unbidden till the word is wrought to sympathy with hopes and fears it he did not। अब कहता है कि अब इसमें जैसे कि अनबिडन्स का मतलब हो गया कि भजन, जो हिम का मतलब हो गया कि भजन हो गया, राउट का मतलब हो गया कि गढ़ा हुआ, जैसे गढ़ता है, और हीड्स का मतलब हो गया कि मान ली है। अब यहाँ पे पोइट कहता है कि जिस तरह से एक कवि, एक पोइट होता है ना, अपने विचारों में, अपने उसके थॉट्स होते हैं उसमें खोया रहता है, और वो दुनिया में एक हिडन छुपा हुआ होता है। यानी कि हम पोइट्स को इतना जानते नहीं, इतने फिज़िकली वो हमें दिखता नहीं है, तो वो कह रहा है कि अपने विचारों में ही खोया रहता है और दुनिया से वो एक तरीके से छुपा हो रहता है। लेकिन वो अपने और वो छुपा हुआ क्या करता है, वो भजन लिखता है और फिर उन भजनों को इस दुनिया के लोगों को सुनाता है। उसके भजन इस संसार को एक आशा, एक होप देती है, और उसके उस आशा से क्या होता है, वो जो कोई भी इंसान का जो डर होता है ना, वो डर को दूर भगाता है उससे। इस तरह स्काईलार्क की आवाज़ भी पोइट को एक सिंपैथी देती है, किसी से भी डरे बिना। यानी कि एक सिंपैथी है, बिना डरे पोइट लिख सकता है, बिना किसी की परवाह किए अपना काम करते जाना है, ये यहाँ पर इसमें बताया है। तो पोइट हिडन है, या मतलब पोइट जैसे छुपा रहता है लाइट ऑफ थॉट, अपने विचारों में। सिंगिंग हिम्स अनबिडन, वो भजन वो सुनाता है, टिल द वर्ड्स इट रॉट, गढ़े हुए जो वर्ड्स हैं, और वो उसे सिंपैथी देते हैं, साथ में होप देते हैं, और वो बिना डरे अपना काम करते जाए, वो स्काईलार्क पोइट को सिखाता है इस 8 स्टैंजा में। और अगला स्टैंजा है स्टैंजा 9। हम 9 स्टैंजा ही करेंगे, बाकी अगले पार्ट में 10 स्टैंजा से 21 स्टैंजा तक करेंगे। तो अब ये है 9 स्टैंजा। लाइक ए हाई बोर्न maiden in a place tower, soothing her love-laden shawl in secret hour, with music sweet as love, with overflows her bower। अब यहाँ पर कहता है कि इस स्टैंजा में जो पोइट है ना, वो स्काईलार्क को एक क्या बोल रहा है, राजकुमारी से कंपेयर करते हुए कहता है कि जैसे एक राजकुमारी जिसकी अभी शादी नहीं हुई, यानी कि वो कुंवारी राजकुमारी है, और जो एक अविवाहित राजकुमारी है, तो वो एक अविवाहित कन्या है जो एक बड़े महलों और कुलीन परिवार में पैदा हुई है। वह अपने को उन महलों के बंद कमरों में गीत गाती और चहचहाती हुई खुश रखती है, और अपने ही गानों में मग्न वो रहती है। यानी कि खुद गाती है, खुद ही वो एंजॉय करती है और मग्न हो जाती है। वैसे ही स्काईलार्क बर्ड भी अपनी स्वीट म्यूज़िक से इन बावर्स क्या होते हैं, बावर जो होते हैं कुंज होते हैं, जैसे लता कुंज, कुंजों को ओवरफ्लो कर देती है और अपने गानों में वो मग्न रहती है। तो ये था, मतलब राजकुमारी के कंपेयर किया गया, एक राजकुमारी जिसकी अभी शादी नहीं हुई, हाई सोसाइटी, हाई परिवार में रही, कुलीन परिवार जो राजकुमार होते हैं उसमें हुई, वो अपने कमरों में गाती है, गुनगुनाती है और अपने मग्न रहती है। वैसे स्काईलार्क भी अपने गानों में मग्न रहता है, स्वीट म्यूज़िक्स में, और कुंज जो होते हैं, पेड़ पौधे और जो कुंज होते हैं जंगल जैसे, उसको ओवरफ्लो कर देती है अपने गाने से, अपने गाने में वो मग्न रहती है। तो ये थे स्टैंजा 1 से लेके 9 तक। क्योंकि पोएम काफ़ी बड़ी है तो इसके 2 पार्ट ही सही रहेंगे आपके लिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट के लिए। टिल दैट हैव ए नाइस डे।